बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं दुनियापुर बार एसोसिएशन में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा बशीर हुसैन, एडवोकेट हाई कोर्ट। अगर हम सर के टेनोर के हवाले से बात करें तो आप 2005 में सदर बार एसोसिएशन दुनियापुर रह चुके हैं। आप सदर बार एसोसिएशन दूसरे टेनोर में 2021 में रह चुके हैं। आज हम सियासत के हवाले से बात करेंगे, कानून के हवाले से बात करेंगे, आपकी ज़ाती लाइफ के हवाले से बात करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे। तो आइए सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। सर, दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है जी। तालीम की वजह से की है, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो सेहरा इसका मेरे वालिदैन के सर पे है कि उन्होंने हमें इस साइड पे स्कूल की तरफ ले गए। अदरवाइज तो हमारे जो पिछले कुछ अंदर को ज़्यादातर लोग देहाती लोग हैं, तो पढ़ाई वहाँ रुझान कम भी था उस दिनों में। अच्छा। मैंने प्राइमरी किया था चेक नंबर 8 हेड क्रिया वाला है उस स्कूल से। ठीक। मैंने प्राइमरी कैसे किया था, मैं 3 साल में मैंने 5 क्लियर की थी, 3 साल के दौरान। अच्छा। उसके बाद मैंने मैट्रिक किया तहसील दुनियापुर से, दुनियापुर शहर से हाई स्कूल से 83 में। उसके बाद मैं गया बोसोंड कॉलेज, एफएससी की उधर। एफएससी मैंने स्कॉलरशिप लिया था एफएससी में। अच्छा। उसके बाद मैंने स्टार्ट मैथ इकनॉमिक्स थी मेरी, बीएससी भी मैं बोसोंड कॉलेज से किया। फिर उसके बाद मैंने अप्लाई किया था एमए इकनॉमिक्स के लिए BZU और बहावलपुर में। बहावलपुर में एडमिशन हो गया, लेकिन BZU ना हो सका। उसके बाद बस चंद दोस्त दूसरे मिल गए मुल्तान के, उन्होंने कहा छोड़ो, मैं करना चाह रहा था एमए इकनॉमिक्स, लॉ करते हैं। अच्छा। चलो ठीक है जी, हमने लॉ में एडमिशन ले लिया, वो क्लियर किया। हमारा सेशन था 88 अपना 88-90 वाला, 90 में क्लियर कर लिया। फिर उसके बाद मेरा प्रैक्टिस में इतना रुझान ना लग था। मैं 3 साल वैसे है ना घर एक छोटा मोटा बिजनेस किया। 94 से मैंने इब्तिदा की, दिसंबर 94 से वेरी फर्स्ट डे से लेकर आज तक मैंने घर को सपोर्ट किया, 1 रुपया नहीं आया इसी फील्ड से। मतलब कि इस किस्म के वेरी फर्स्ट डे से, दिसंबर 94 से स्टार्ट किया मैंने। मतलब अल्लाह ताला का इतना करम मुझ पे हुआ, वेरी फर्स्ट डे से ही मैंने स्टार्ट किया था लोधरा से, डिस्ट्रिक्ट लोधरा से। वहाँ लोधरा से ही मैंने गाड़ी ली पहले साल में। फरवरी 96 में कोर्स आ गई दुनियापुर, दुनियापुर स्टार्ट ले लिया 96 से। उसके बाद अल्लाह ताला का करम रहा हम पे, केसेस की तादाद ठीक थी। लेकिन जो वकील का मेन मसला था लुक इनटू बुक, जब तक आप किताबें नहीं देखेंगे, मंथली शुमारे नहीं देखेंगे, उस वक्त दिल नहीं लगेगा, आप क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे, ना ही कोर्स को सेटिस्फाई कर सकेंगे। लेकिन ये मेरा मोटो था। अच्छा। जिस वजह से मैं थोड़ा सा इसकी फील्ड में आया। 2005 में मैं प्रेसिडेंट बन गया, फर्स्ट अटैम्प्ट थी मेरी। मेरे काफ़ी दोस्तों ने कहा कि नहीं यार, पहला है कि आप लूज़ कर जाएंगे। नहीं, दूसरी साइड से सिटिंग नाज़िम था मेरे अगेंस्ट। अच्छा। सिटिंग नाज़िम था, और सिटिंग जो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम था वो भी मेरा अपोनेंट था। सिटिंग MPM अपोनेंट था। अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैं स्टैंड लूँगा। अब उसका मुझे जो जूनियर्स थे ना, उन्होंने मुझे फ़ायदा मचाया कि जूनियर क्यों, जब भी कोई जूनियर आता जो मुझे पता होता मैं उन्हें बताता ज़रूर था। वो जूनियर मेरे सारे सपोर्ट कर गए। मैं 2005 में मैं प्रेसिडेंट मुंतखब हो गया। उसके बाद ये कोर्स थी पहले कैनाल रेस्ट हाउस में। अच्छा। फिर हमने कोशिश की। फिर उसके बाद ये जस्टिस नज़ीर सदीकी साहब थे जो त्यारा में शहीद हो गए थे, उनके पास गए। और उस वक्त थे 2005 में जस्टिस शेख सरफराज साहब। अच्छा। जो उनके पास मिन्नत माजिद की BMA के कोर्स के लिए जगह भी दे दो, कुछ हमारा करो। उन्होंने फिर वो दो, हालांकि तहसील लेवल पे 2 जस्टिस हज़रात नहीं आते। 2005 में दोनों जस्टिस साहबान आए, उनको हमने मदऊ किया, इनवाइट किया यहाँ पे दुनियापुर में मैंने किया था।
फिर ये इन कोर्ट्स का जहाँ बैठे हैं इनॉग्रेशन उन्होंने की थी आगे, दोनों जजेस साहबान हैं। अच्छा। ये 2005 में इस मैंने जो किया था ये कराया था कोर्स का। फिर ये बार रूम के लिए हो गया, स्ट्रगल हो गई, फिर ऐसा ऐसा ये तमीर शुरू हो गई। फिर मेरी जो ड्यूटी होती थी ना वो चेक एंड बैलेंस करना था, होता था ठेकेदार पे को जो मटेरियल वगैरह सही लग जाए जी। वो करता रहे। चलो ये कंप्लीट 2008 में ये कंप्लीट हो गई कोर्स। 2008 में हम भी शिफ्ट हो गए इधर। 2008 से स्टिल जो है ये इन कोर्स का प्रोसेस चल रहा है, अभी इधर बैठे हैं। ठीक है सर, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या देखते हैं आप? अच्छा वकील जो भी होगा सारे अच्छे होते हैं, लेकिन जो सबसे पहले बेसिक लॉ, अब जो एविडेंस एक्ट का उन्हें आता है, CPC है, CRPC है, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जब तक आपको बेसिक लॉ का नहीं पता होगा कि आप प्लीड कैसे करेंगे। पहले बेसिक लॉ पढ़ो, बेसिक लॉ पढ़ने के बाद फिर देखो PLJ को, PLD को देखो कि अमेंडमेंट कौन सी आ रही है, नया नोटिफिकेशन कौन सा आ रहा है, कि अब हाई कोर्ट कौन सी अमेंडमेंट कर रही है, गवर्नमेंट कौन सी कर रही है। अब अगर हम लोकेंट टू बुक नहीं जाएंगे, गो थ्रू नहीं करेंगे, हमें तो नहीं पता ना, हम तो लकीर के फ़कीर चलेंगे फिर। अब चाहे वकील सीनियर हो चाहे जूनियर हो, जब तक वो बुक्स मंथली जो ऐसे फैसले होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ये मंथली डाइजेस्ट आते हैं हमारे पास, जी जी, जब तक हम नहीं देखेंगे किस पॉइंट पे क्या फ़ैसला हुआ लीगल, हमें तो नहीं पता कैसे फिर लीड करेंगे उसको। अच्छा वकील वही है जो बुक्स सारी वो गो थ्रू करेगा, केस को पहले गो थ्रू करेगा, फिर उस पर रेलिवेंट लॉ ट्रेस करेगा कि इसका रेलिवेंट लॉ क्या है, फिर उसको ट्रेस कर। लेकिन कुछ हमारे ऐसे होते हैं उन्हें ट्रेस करना आता है भी, करना कैसे है, कोई इंडेक्स खोलो, इंडेक्स के मुताबिक रेलिवेंट पोर्शन देखो, उसके मुताबिक करो। ठीक सर, वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? देखो जी, मुआशरे की इस्लाह के लिए वकील का बेशक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर कोई बंदा आ जाता है कि वो आपको ब्रीफ करता है, ठीक है, अगर आप उस वक्त देख रहे होते हैं कि ये बंदा गलत फुटिंग पे है, अगर उसको आप ब्रेन वॉशिंग उसकी कर देते हैं कि यार ऐसे तू गलत फुटिंग पे है, ये मुआशरा ऐसे नहीं चलना, फिर तो ठीक है, वो इस्लाह इस तरीके कर सकता है। अगर क्या ठीक है जब हमने फीस को ही देखना तो फिर तो इस्लाह होनी नहीं है। कि एक बंदा आ जाता है वो बताता है कहानी सारी उसने बतानी है ना, अब उसको लॉ पॉइंट के हमने देना है ना, उसको हमने लेके जाना है ना उसको कि आया जी ठीक है जी ये केस आपका ऐसे बनता है। अगर वो कहते हैं नहीं जी बनता तो नहीं है लेकिन कुछ कर दो यार इसको घसीटना है, लेकिन इस तरीके से इस्लाह नहीं होती। ठीक सर, हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है? सर ज़िंदगी चाल भी हमारे रूल ऑफ लॉ पे रही है कि रूल ऑफ लॉ है तो सारा सिस्टम सही चलेगा। अगर रूल ऑफ लॉ पे वो नहीं करना तो सिस्टम हमारा सारा फ्लॉप है। रूल ऑफ लॉ पे है ना सारी, आपकी लाइफ रूल ऑफ लॉ पे, कोर्ट का सिस्टम रूल ऑफ लॉ पे, मुआशरा सारा रूल ऑफ लॉ पे। अगर इससे आप बैक पे जाएंगे तो फिर तो आपको पूछना फिर अल्लाह हाफिज़ है खुदा मुल्क का भी। बार और बेंच के ताल्लुक को कैसे देखते हैं? देखिए जी वो बार और बेंच वही है कि अगर वो बातें तो पुरानी है ना, एक भाई वो तो मैं कहता नहीं है वो बातें बहुत पुरानी है। बार और बेंच ये होती है असिस्टेंट्स। हम ये नहीं कहते कि हम जी बताओ वकील जी, हमने जाके करना होता है कोर्ट को असिस्ट करना होता है कि उन्हें भी असिस्टेंस दरकार होती है कि ठीक है ये केस आप हमें असिस्ट करें। हम तो ये नहीं करना कि जाके बीच बनता है या नहीं बनता उसके अंदर तो शुरू हो जाना, वो नहीं करना हमने लॉ पॉइंट पे असिस्ट करना है कि ये लॉ डेवलप ऐसे हुआ है और इसको हमने ऐसे करना है। और कोर्ट देखो जो गो थ्रू वो भी करती है। अब अगर देखते हैं कि लॉ पे असिस्टेंस हमारी ठीक है उसी मुताबिक फैसला देगी। अगर हम कोर्ट को असिस्ट नहीं कर सकेंगे तो साफ सारे फैसला अगेंस्ट ही आएगा ना कि असिस्ट कैसे होगा। फिर वो ये लोकेंट बुक, जब हम लॉ को उस पर नहीं देखेंगे, बुक्स को नहीं पढ़ेंगे, लॉ जितना भी है, मेरे ख्याल में इस वक्त जो आपके पाकिस्तान में एक्ट बने हैं या एक्ट बने ज़्यादा, अगर डिटेल में चले जाए तो मेरे ख्याल में 24-25 हज़ार है जो एक्ट है पाकिस्तान का। लेकिन 24-25 हज़ार एक्ट पढ़ना है तो मुश्किल, लेकिन जो मेन है मतलब वो तो कम अज़ कम पढ़े। बिल्कुल, जो अब यहाँ पे वो है चल रहे हैं जिसके मुताबिक अगर टोटल थ्रू गो थ्रू करने लग जाता बहुत है, बहुत मुश्किल है। लेकिन वो कि कम अज़ कम वो जो रेलिवेंट लॉ है, रेलिवेंट लॉ को पढ़ के जाएँ। ठीक सर, इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के लिए एज अ कानून दान आपकी क्या तजवीज़ है? जी इंसाफ की फराहमी के लिए ना मेरे ख्याल में कम जजेस की तादाद ना इसको बढ़ाना चाहिए। हम हाई कोर्ट जाते हैं, एक जज की कॉज लिस्ट होती है कम अज़ कम 200, 250, 300 की होती है।
क्योंकि पूरा डिवीज़न है, एक बेंच डिवीज़न पे होता है। अब एक बंदा इंसान है ना, अगर उसको 300 केसेस डेली फैसले करने पड़ जाएँ, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। आर्गूमेंट्स कितने केसों में हो जाएंगे, बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो हमारा जो तख़ीर होती है, हमारी डिले होता है, इसी वजह से होता है कि एक जज के पास 300 केस है, उसने 10 सुने, 20 सुने, बाकी लेफ्ट हुआ। ऐसे ही होना है। आज जज डिवीज़न में मेरे कितने स्टेशन है मुल्तान में, अब काम करने वाले कितने जज बैठे हैं, 10। अब 3000 इस डेली लगता है केस, 3000 में कितने डिसाइड हो जाएंगे, एक जज कितने फैसले कर लेगा वो। अब ऐसे है, ये जो है हमारे जो सिविल जज सुबान बैठे हैं, एक जज के पास एविडेंस में केस लगे होते हैं 10 या 15। एक केस में एविडेंस लग जाए 3 घंटे का, कितने केस लिखेगा, 2, बाकी काम सारा खत्म। अब इसीलिए हाई कोर्ट ने किया था कि नहीं, इसके लिए ना लोकल कमीशन अपॉइंट करें। लोकल कमीशन अपॉइंट उन्होंने तो ऑर्डर कर दिया था, लेकिन बाद में उसमें बहुत सारे गलत हो गए थे, क्योंकि लोकल कमीशन को नहीं पता, सजेशन वगैरह लिखानी होते हैं वो सही नहीं लिखते, इसलिए फिर उन्होंने विथड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा जी फैमिली केस लिखवाएं, बाकी नहीं। अब बाकी केसेस एक जज के लिए बहुत मुश्किल है लिखना, इसलिए अगर जज की तादाद ज़्यादा, एक जज के पास ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 केस होना डेली, फिर आसानी है इंसाफ की फराहमी में, जल्दी हो जाएगा। अगर एक जज के पास केस ही 300 को, जल्दी इंसाफ कैसे देगा वो। ठीक सर, अब मैं आपके टनोर के हवाले से बात करूंगा। 2021 में आप प्रेसिडेंट बार रहे हैं, ठीक है। आपने अपने टनोर में क्या डेवलपमेंट करवाई? हाँ, जो मेरा 2021 का टनोर था ना जी, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने कराया था यहाँ पे हमारी बार की जो डिस्पेंसरी नहीं थी। अच्छा। यहाँ पे कोई ना डिस्पेंसर ना कोई डॉक्टर। हमारे जजेस बार बाज का बीपी चेक करने कहाँ गए, बीपी चेक कराने सिविल हॉस्पिटल गए जी, घंटा नहीं आएंगे। वो मैंने डिस्ट्रिक्ट जज साहब से रिक्वेस्ट की थी, उन्हें ले आया था, विज़िट करवाया था। अच्छा। वो बाकायदा फिर उन्होंने ऑन एंड फन विद इन वीक ये डिस्पेंसरी अलाउड की, और उसके बाद फंक्शनल हो गई, डॉक्टर साहब भावलपुर से आने लग गए, डिस्पेंसरी आ गया। साथ ही फिर हमारा प्रॉब्लम एक और था फैसिलिटी सेंटर का, कुछ जो हमारे FIRs वगैरह लेनी होती हैं, मेडिकल लेने, तो हॉस्पिटल एक खड़ा है मखदूम वाली, जहाँ वहाँ से मेडिकल MLC लो, वो भी जैसा से वो करवाया था फैसिलिटी सेंटर, वो भी फंक्शनल है, वो भी काम कर रहा है, वो हो गया था। फिर एक हमने रिक्वेस्ट की थी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की, उसमें फंड्स इशू हो गए, नक्शा हो गया, कुछ हो गया। अब सिर्फ उस फिर थोड़ा सा आड़े आ गए काम। अब जो नई गवर्नमेंट आई है ना, कि फंडिंग की रुकावट की वजह से अप्रूवल हो गई, सारा कुछ हो गया, एस्टीमेट लग गया, सारा कुछ हो गया था। सिर्फ नई गवर्नमेंट जो आई है इसकी फंडिंग थोड़ी सी रोक लिया उसने, वरना वो भी हो जाना था। ठीक सर, हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती का तरीकाकार किस तरह होना चाहिए, एज अ कानूनदान तजवीज़ दें? जी मेरा जो अपना है ना जी, अपनी राय, बाकियों को जो भी होगी, कि इसके लिए बाकायदा जो है ना रिटन एग्ज़ाम होना चाहिए। रिटन एग्ज़ाम हो, उसके मुताबिक जैसे अब करते हैं ना मेडिकल का MBBS के लिए, कि क्लियर तो कर गया, एंट्री टेस्ट में ड्रॉप हो जाते हैं। हाँ, वो तो करना हो कि बाकी सारा कुछ एंट्री टेस्ट में जाते रहें, लेकिन कम से कम रिटर्न पे उसका जो है ना मेंटली अप्रोच सामने आ जाएगी। लेकिन आजकल जो हमारे ये सारे जो पीछे कोई बैक पे है ना, वो ही अपॉइंट होते हैं। बाकी ये कहेंगे ना कि फ़लाँ बंदा है जो इतना बड़ा कंप्यूटर लॉयर है कि वो हो जाएगा, वो मुश्किल है। लेकिन होना ऐसे चाहिए जो कंप्यूटर लॉयर है, बाकायदा उनका रिटन एग्ज़ाम हो, उसकी मेंटली अप्रोच सामने आए। फिर उसके बाद कुछ तो आपको याद होगा PP दौर में कुछ, मैं नाम नहीं लेता, जैसे सामान आए थे पार्टी लेवल पे, लेकिन क्या हुआ, कन्फर्म ना हो सके। इसलिए नहीं हुआ था ना, काम का नहीं पता था कि अब मैं डिक्टेट कैसे करना है, फैसला कैसे करना है, ये नहीं पता होता। आप भी जो चंद हैं कॉम्पिटेंट जज हैं, जो नए हुए हैं ना, चंद जज कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं पीछे बैठ के जाके लिखवाते हैं किसी से ऑर्डर, तो मतलब ये पोजीशन ना हो। ठीक सर, दुनियापुर बार एसोसिएशन के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि अब इनको हल होना चाहिए? दुनियापुर का एक तो हमारा है सिक्योरिटी का मसला है, जो आजकल हालात चल पड़े हैं ना, वो सिक्योरिटी का मसला है। सेकंड, हमारे जो बार के मामलात में, वो हमारी उसके लिए बार के लाइब्रेरी का बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा। तो जब लाइब्रेरी प्रॉपर नहीं होगी तो, क्योंकि कुछ जूनियर्स हजरात हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते बुक्स परचेज़ करने में, जब वो परचेज़ नहीं कर सकते, साफ सारे कि उन्होंने लाइब्रेरी से करना, कंसल्ट करना। जब लाइब्रेरी नहीं होगी, बुक्स नहीं होगी, वो असिस्टेंट से ऐसे देंगे कोर्स को। इसके अलावा बाकी जो एक कम अज़ कम कोर्ट हमारी एक वेकेंट है सिविल जज की, ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद वो स्टिल पेंडिंग पड़ी है, वो
जज साहब का ट्रांसफ़र नहीं हो, अगर आ जाए कि मुमकिन है केसेस थोड़े से तकसीम हो जाए कि लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, काजेस कम हो जाए, थोड़ी सी साफ फहमी ज़्यादा हो जाए इससे। बाकी तो प्रॉब्लम बाहर के तो छोटे मोटे चलते ही रहते हैं। ठीक। पाकिस्तान के मौजूदा तालीमी निज़ाम के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अच्छा, तालीमी निज़ाम को जो मैंने पहले देखा था ना इमरान खान साहब वाला, इस बात पे बड़ा मैं वो खुश हुआ था जब उसने सारे तालीमी इदारों में, सारे निसाब में वो नाज़रा कुरान मजीद को सारा मैंडेटरी कर दिया था। अब तो नहीं, मैंने परसों चौथ से पढ़ा कि नोटिफिकेशन इस गवर्नमेंट कर दिया कि वो ख़त्म कर दिया सारा, लेकिन ये बहुत बड़ा गलत कर रही है गवर्नमेंट कि अगर वो नोटिफिकेशन मैंने फेस पे पढ़ा है, पता नहीं वो कि सही है या गलत है ये नहीं पता, मैंने पढ़ा कि उन्होंने जो इमरान खान गवर्नमेंट ने कर किया था ना, वो सारे तालीमी निसाब में 1 से 9 तक कि नाज़रा कुरान मजीद मैंडेटरी कर दिया था। इन्होंने ये नोटिफिकेशन किया, वो ख़त्म किया है कि अभी मौजूदा सूरत जो इनकी जा रही मौजूदा, लेकिन इसमें तालीमी निज़ाम में थोड़ी सी इनकी सुस्ती हैं, वो प्रॉपर नहीं है इनका तालीमी निज़ाम। ठीक। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एज अ कानूनदान? जो अब सिटिंग गवर्नमेंट की है इसकी, जी देखो ये जो गवर्नमेंट आई है ना, ये तो आई है सारे अपने मफादात के लिए टोटल। जी। ये अब आपके सामने है जो इन्होंने ये तरामीम की हैं, नैब वाली कर दी, वो वोट वाली कर, फॉर्म वोटर वाली कर दी, ये किसी तरीके से लॉजिकल नहीं है, दुरुस्त भी नहीं। इसी तरीके जो भी अमेंडमेंट्स कर रहे हैं रूल्स में, सारी गलत हो रही हैं। अब जो प्रेसिडेंट वाले, वज़ीर आज़म वाले, अब जो तरमीम जो भी करते हैं, साफ ज़रे के आर्टिकल 238 से है ना कि वो उसको सदर जो है वो उसको साइन करेगा जो भी ये पेश करेंगे, लेकिन उसने वापस कर दी। इसलिए वापस किया कि जो नैब में एक मुलजिम खुद है, मुलजिम तो खुद वो बन नहीं सकता। मुलजिम जो सज़ा याफ्ता जो भी होगा जी, वो असम्बली में नहीं आ सकता, ना तो वो मिनिस्टर बन सकता है, ना पीएम बन सकता है, ना सीएम बन सकता है। अब वही बन के वही सारा कुछ कर रहे हैं कि एक बंदे के आपके खिलाफ एक केस है, आप खुद ही बैठे उसको ख़त्म कर रहे हैं। जैसे ECL से नाम निकाल दिए सारे, अब मैं मुलजिम हूँ, मैं अपना नाम कैसे निकालूंगा? मैं निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता, कतई भी नहीं निकाल सकता। एक देखें जी, दूसरी अपोजिशन है नहीं, अब जो भी बिल पास अपनी मर्जी से करते जा रहे हैं, ये भी लॉजिकल नहीं है। ये ऐसे जो गवर्नमेंट के ये रूल्स रेगुलेशन जो भी बना रही है, जो अमेंडमेंट्स कर रही है, सारी गलत कर रही है। ठीक सर, लॉ के अगेंस्ट है ये। जी, दुनिया भर के सियासतदान दुनिया भर की तरक्की के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं? दुनिया भर के सियासत चाहे PTI के हैं, चाहे नून के हैं, चाहे PP के हैं, किसी ने दुनिया भर में किसी की तवज्जो नहीं है, तीनों पार्टीज़ की नहीं है। दुनिया भर का हाल जाके देख लो, जो लिंक रोड जितने हैं, मेरे ख्याल में एक काजमी चौक से एक लिंक रोड है 2015 से, वो सारा ख़त्म कर दिया था। उसके बाद अभी फंड आ रहा है, अभी तक नहीं बना। साइडों पर जितने देख लो लिंक रोड सारे ख़राब हुए पड़े। पानी शहर का सीवरेज देख लो, कोई पता नहीं क्या है। इसमें जितने MPs हैं, चाहे MNs हैं, चाहे मिनिस्टर हैं, दुनिया पर भी किसी की तो है ही नहीं। हर बंदा अपने पेट पे है, जो मिलता है पहले अपना कमीशन ले लो, बाकी को बच गया तो ठीक है दे देंगे, वरना नहीं। इधर पॉलिटिकल जितने भी है ना फिगर्स, सारे अपने पेट वाले हैं। ठीक सर, आपको टूरिज़म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फेवरेट शहर कौन सा है? देखिए जी, फेवरेट शहर तो है इस्लामाबाद। ठीक, बहुत अच्छा है। वैसे तो हमने काफ़ी ये आपका मरी साइड, स्वात साइड, सियालकोट साइड, पिंडी साइड, लाहौर साइड सारे देखे हैं, गुजरांवाला, ये हेडमराला साइड सारे देखे हैं, लेकिन दी बेस्ट तो इस्लामाबाद ही है। सबको पता है कि यहाँ साफ़ सुथरा, बेहतर, हर किस्म की सहूलियत फैसिलिटी सारी हैं उससे। ठीक। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? एक वकील के लिए, जी, देखिए वकील के लिए फिर मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, वकील ओवरऑल बात करें, ओवरऑल कामयाबी को कैसे देखते हैं? देखो जी, वकील अगर देखो कोर्ट का टाइम है 8 से 4, अगर बंदा 10 बजे आएगा 2 बजे चला जाएगा, वो कामयाब नहीं हो सकता। 8 बजे कोर्ट टाइम में 7:30 पौने 8 आ जाओ, 4 बजे कोर्ट टाइम में 4:30 वापस जाओ, और सारा जो आपका वर्क है ना जी, उसको गो थ्रू करो, उसको रेलिवेंट लॉ ट्रेस करो। उसके बाद जब आपका मेंटल अप्रोच सही है, उस पर बिल्कुल फिट होते हैं कि नहीं, डिस्कशन करने में ये ऐसा है कि ये स्टडी चलती रहती है, बंदा कोई भी कम्पिटेंट अपने आप को नहीं कह सकता। अगर आप कहीं कन्फ्यूजन है, किसी सीनियर से कंसल्ट कर लो, कंसल्ट करने में कोई हार नहीं है। मैं करता हूँ, मैं रात को अगर दावा लिख रहा हूँ, मुझे समझ लगी इसमें कन्फ्यूजन, थोड़ी सी कन्फ्यूजन पहले सैर को नहीं पता होता क्लाइंट को कि मैं गलत लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ, उसको नहीं पता।
जब यूँ ही कन्फ्यूजन होती है, इधर उधर सीनियर से मैं कंसल्ट टेलीफोन के लिए करता हूँ, अभी इस पॉइंट पे बैठा हूँ, बड़ा बैठा हूँ, अगर ये कर लोगे तो कामयाब है, अगर ठीक है वो कहते हैं जी आज डांग टपाओ कल देखेंगे, वो नहीं होता कामयाब। ठीक। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? देखिए जी, पहला स्टेप तो सबसे पहले पेरेंट्स का होता है, दूसरा असातिज़ा का। इसलिए मैं कहता हूँ इस फील्ड में मैं वेरी फर्स्ट डे गया ना, अल्लाह ने अगर ये रहमत करे, राना मकसूद साहब से लुधियाना के, उन्होंने कहा जी मैं तो क्रिमिनल करता हूँ, सिविल मुझे आती नहीं, बिल्कुल नहीं आती, अगर आप करेंगे तो 50% आपका। वेरी फर्स्ट डे तो मैंने कहा मैं करूँगा। और दूसरे दिन एक केस आ गया, 20,000 फीस ले लिए, 10 मुझे पकड़ा दिया। साहब से मेरा सेकंड डे था, मैं तो बड़ा खुश हुआ। मैंने वो पैसे पकड़े और उन्होंने कहा जी मैं आऊँगा नहीं इस केस में। मैंने लिफाफा उठाया, दूसरे एक सीनियर थे उनके पास चला गया, मैंने मुझे गाइडलाइन दो, मैंने उनसे डिक्टेशन ली। उसके बाद सारा प्रोसेस अपने हाथ से शुरू कर दिया कि इसका तलबाना कैसे होना है, सामान कैसे होना है, एक मुंशी को साथ पकड़ लिया उसका, फिर जब कोई रिटर्न स्टेटमेंट देनी है फिर उनसे पूछ लिया। मैंने पहले साल ही 1 साल किया लुधियाना प्रिंटर्स का, कि देख ले कि इसी तरीके से कि लिफाफा अपने हाथ पे उठाया, मैंने एक गाड़ी ली, एक प्लाट लिया और घर का खर्चा अफोर्ड करना, खुद घर से नहीं लिया, घर को देना शुरू कर दिया। वजह क्या थी कि वो जो दोस्त की उसकी उस्ताद की मेहरबानी थी, उन्होंने बड़ा जल्दी उन्होंने क्या जी एक लालच दे दिया ना उसने जी, ये करो मैं आऊँगा नहीं, लेकिन मुझे शौक़ पैदा हो गया कि इससे पैसे ऐसे ही आने हैं। अब जो दूसरे सीनियर हैं चौधरी शफी साहब, उनके अगेंस्ट भी कोई केस होता था ना, मैं कहता इसमें गाइडलाइन, कहते ठीक है आपने ऐसे करना, मैं जो करूँगा लेकिन आपने ऐसे करना है उसमें, अगर गाइडलाइन उसमें बिल्कुल सही देनी, अभी लेता हूँ आपसे गाइडलाइन। ठीक ठीक। सर आपको खानों में क्या क्या पसंद है, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? जी सर। डिश और खाना, फेवरेट डिश तो मेरी है, खाना में तो है मटन। अच्छा, मटन ही है, बाकी उसमें है फेवरेट डिश में पाइनएप्पल, चिकन विद पाइनएप्पल, साथ में चोरियन, ठीक, चिकन फ्राइड राइस बस। ठीक। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है, जिसको आइडियल मानते हो? नहीं, मैं वालिदैन से किसी को ज़्यादा आइडियल नहीं समझता, मैं अपने वालिद से ज़्यादा किसी को नहीं समझता। ठीक, मेरी आइडियल पर्सनैलिटी वही है, क्योंकि जिनका अभी तक मेरे पे हाथ है ना, मेरे सर पे, मेरी आइडियल वही है। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बिरादरी को एज अ कानूनदान क्या पैगाम है आपका? देखिए जी, मेरा ख़ास तौर पे जो न्यू जनरेशन आई है ना, यंग लॉयर्स, आजकल जो यंग लॉयर्स हैं वो बस आते हैं, अपने यूनिफॉर्म हाई कोर्ट में गए, वापस गए, घर जाके सो गए, ये नहीं। यंग लॉयर्स के लिए मेरा पैगाम यही है कि वो अपना टाइम निकाल के, बेशक थोड़ा निकालें, अपनी जो बुक्स हैं वो उठाएं, रेलिवेंट लॉ ट्रेस करें और गवर्नमेंट में देखें कि उसमें अमेंडमेंट कौन कौन सी आ रही हैं, उसके मुताबिक चलें। और जब तक आपको ये चीज़ें आप नहीं देख सकेंगे, आप नहीं करेंगे कुछ, कंसल्ट अपना असिस्ट कर ही नहीं सकेंगे, वहाँ जाके बेइज्जती होना है कोर्ट में। ये यंग लॉयर्स फिर वही कहते हैं कि लुक इनटू बुक। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मेहरबानी, थैंक यू, बहुत मेहरबानी तशरीफ़ लाया। थैंक यू सर। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना, एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।